नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आज हो गई है दिनांक 26 जुलाई और आरएएस और एसआई इन दोनों राजस्थान के सबसे बड़े प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए करंट अफेयर्स की हमारी ये डेली सीरीज आपके लोगों के लिए अवेलेबल है आरएस जंक्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जो रेगुलर हम अपडेट कर देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो रोजाना आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रोजाना इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में पूरे के पूरे आपकी परीक्षा उपयोगी जितने भी जो न्यूज है उनको कवर अप कर सकते हैं, वो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए आरएस जंक्शन की तरफ से प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आरएस जंक्शन के नाम से ही हमारी एप्लीकेशन भी है, उसे आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और मात्र 199 रुपए के इस कोर्स से 100 से भी ज्यादा जो पीवाईक्यूज के पेपर्स हैं, जिसमें लगभग 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पैटर्न को अगर समझना है, अगर आपको उस तरीके को समझना है जिसपे आरपीएससी ट्रेंड को बदल रही है, तो ये आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले जो प्रश्न है उसकी। तो दोस्तों, हाल ही में जो है एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और वो प्रतियोगिता थी मिस ओशन इंडिया 2025। तो आइए जानते हैं कि मिस ओशन इंडिया 2025 की विजेता कौन है, कहां पर प्रतियोगिता आयोजित हुई और किस तरह से इसके अंतर्गत विजेता को घोषित किया गया है। तो ये राजस्थान में ही आयोजित हुई, जयपुर में, और राजस्थान की पारुल सिंह को ही यहां पर ये खिताब जीतने का मौका मिला है। तो राजस्थान की जो पारुल सिंह है उन्हें ये मौका मिला और वे अब मिस ओशियन इंडिया 2025 बन गई हैं। प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूजन ग्रुप की तरफ से किया गया है और कहां पर किया गया? बीएम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। तो बीएम बिरला ऑडिटोरियम है हमारा जयपुर में, वहां पर यह आयोजन हुआ। और इसमें इस ब्यूटी पेजेंट में कौन जीता? पारुल सिंह, जो राजस्थान की है। पारुल सिंह ने अपनी जो डिग्री है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से की है मास कम्युनिकेशन में। और मिस राजस्थान 2025 का जो इससे पहले एक आयोजन हुआ था, जिसमें आप सभी को पता होगा जो ट्विंकल हैं, ट्विंकल पुरोहित जो है, ट्विंकल पुरोहित को यहाँ पर मौका मिला था मिस राजस्थान 2025 बनने का। ठीक है, और अब यहाँ पर मिस ओशन इंडिया 2025 कौन बन गई है? राजस्थान की ही पारुल सिंह। तो ये नेशनल लेवल का कंपटीशन था। मिस राजस्थान जो है हमारा राज्य स्तरीय कंपटीशन था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की और इस दौरान भारत और मालदीव के बीच 60 वर्ष पूरे होने पर कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत की ओर से मालदीव को कर्ज, भीष्म क्यूब और अन्य बहुत सी बातें सम्मिलित है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ भारत ने मालदीव को दिया है और कैसे ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो 2 दिवसीय यात्रा हमारे प्रधानमंत्री की रही। मालदीव के प्रधानमंत्री जो मुइज्जू हैं, मोहम्मद मुइज्जू, उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर पहुंचे हैं। भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अधिक अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ समय में। और जब मोहम्मद मुइज्जू जो है, जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ना शुरू किया था, तो उस समय उन्होंने एक इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया था। ठीक है, तो भारत की जो सेना वहां पर उपलब्ध है उसको वहां से निकालने के लिए और चीन की तरफ झुकाव को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया था। तो इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चलाया गया था और इसके बाद से भारत और मालदीव के संबंध बहुत ही तल्ख हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि एक बार जब प्रधानमंत्री आपके हमारे लक्षद्वीप में गए और लक्षद्वीप से वहां उन्होंने फोटो डाली थी, उसके बाद में भी जो है बहुत सी टिप्पणियां आई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद भारत ने मालदीव बाइकाट कैंपेन चलाया था और हमने भारत में से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि मालदीव पर्यटन आधारित एक देश है। तो ऐसे में उसके लिए भारत से जाने वाले पर्यटकों का एक बहुत बड़ा उसकी इकोनॉमी में हिस्सा रहता है। तो अब यहाँ पर वापस से चूंकि उन्होंने बुलाया, तो यहाँ भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब भारत से इतने रुपए का कर्ज यहाँ पर सीधा सीधा उपयोग कर सकता है कौन? मालदीव। मालदीव अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में ये लाइन ऑफ क्रेडिट उसको काफी मदद करने वाली है। इसके अलावा भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कर रहा है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के बीच हो सकता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया जाए, समझौता किया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन चूंकि शुरुआत हो गई तो इसके साथ ही आने वाले समय में
इसको धरातल पर भी लाया जाएगा। क्योंकि 60 साल पूरे हुए हैं भारत और मालदीव के बीच में, तो इसीलिए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हमने किए, जिसमें चाहे वो कर्ज का हो मामला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हो, मत्स्य पालन से जुड़ा समझौता, वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फार्माकोपिया और यूपीआई, इन सभी को लागू करने से संबंधित 8 समझौतों पर कुल हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। एक और जो काम हुआ वो था हमारी आरोग्य मैत्री पहल। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारत ने मालदीव को भीष्म क्यूब प्रदान किए। भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म क्यूब एक प्रकार का चलता फिरता हॉस्पिटल, मतलब इसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत से उपकरण हैं जो आपात स्थिति में, आपदा की स्थिति में लोगों को मदद कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस समय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भी हमारे प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए। तो ये तो एक बेसिक हो गया जो हमारी यात्रा हुई है उसके बारे में। अब इसके साथ में क्या कुछ रणनीतिक महत्व है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो दौरा है ये हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, हमारे संबंधों को वापस से पटरी पर लाने, क्योंकि इस समय बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत का श्रीलंका, मालदीव जैसे जो समुद्री देश हैं उन देशों के साथ में अच्छे संबंध बने रहे। तो रणनीतिक स्थिरता लाने के लिए यहाँ पर और चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया 2022 और 23 में मालदीव में भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चलाया गया था, और ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आप सभी जानते हो कि भारत लगातार जो है सागर जैसी पहलों के माध्यम से अपना जो नेबर है या अपने जो पड़ोसी है उनको हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े देश हैं उन सभी देशों के लिए न केवल सिक्योरिटी बल्कि उसके साथ साथ उनको आर्थिक विकास में भी मदद मिले, उसके लिए भारत की एक पहल के रूप में सागर पहल है। तो बड़े भाई के रूप में भारत यहाँ पर सागर पहल के माध्यम से उनको मित्रता के रूप में बहुत सी मदद यहाँ पर करने की कोशिश करता है। तो भारत यहाँ पर ये प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच क्षेत्रीय कूटनीति और आईएनएस जटायु जैसे जो रणनीतिक ठिकाने हैं। आईएनएस जटायु क्या है? आईएनएस जटायु बेसिकली लक्षद्वीप जो है उस लक्षद्वीप पर आपका एक नया बेस है जिसको हमने लास्ट ईयर 2024 में इसको शुरू किया था। तो एक नया जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी, उसका एक नया बेस जिसको हम क्या बोलते हैं? आईएनएस जटायु, वो स्थापित किया गया लक्षद्वीप में। क्यों? ताकि हमारी जो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस होकर के जो समुद्र से गुजरती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है उसके लिए देशों के जो हब है उनको जोड़ने के लिए बहुत सी समुद्री के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाती हैं और उनके माध्यम से ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा मिल पाती है, और इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी जो है हमारी सेना की है। तो नौसेना ने इसीलिए वहां पर एक इस प्रकार का आईएनएस जटायु करके एक नया बेस स्थापित किया है। तो वो भी चूंकि अगर हम देखें तो लक्षद्वीप और मालदीव इन दोनों के बीच से होकर के लाइनें गुजरती है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा में भी इस तरह की यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके और भी बहुत से पहलू हैं, चाहे हम सांस्कृतिक मुद्दों की बात करें, आर्थिक मुद्दों की बात करें, राजनीतिक मुद्दों की बात करें, हर जगह पर भारत और मालदीव के संबंधों पर हम बात कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक छोटी छोटी चीजें कि क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए हमने अभी प्रयास किए हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि भारत मालदीव के संबंधों पर सीधा आ जाए, जो कि आपके विदेश नीति का भी हिस्सा है और मेंस पेपर में आपके जो पेपर 3 है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लगातार स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में हाल ही में भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर कोच तैयार किया है हमारे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं और कैसे ये महत्वपूर्ण है, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो भारत जो है, भारत की जो रेलवे है उसने चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारी है वहां पर देश के पहले हाइड्रोजन चालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दरअसल ये कोच जो है हाइड्रोजन पर बेस्ड होगा, स्वच्छ ऊर्जा पर बेस्ड होगा। इससे पहले इस कोच को डीजल से चलने वाली जो ट्रेन होती थी उसमें इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय रेलवे ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिंद सोनीपत सेक्शन जो हमारा है हरियाणा में, उस पर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट अर्थात जो डेमू ट्रेन है, डेमू ट्रेन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसका फुल फॉर्म है, इस डेमू ट्रेन को
हाइड्रोजन फ्यूल से चलाने के लिए हमने निर्णय लिया है। तो चूंकि हमने यहाँ पर कोच का परीक्षण कर लिया है, तो आने वाले समय में आपको जिंद सोनीपत सेक्शन पे एक आपको जो है इस तरह की ट्रेन चलती हुई दिखाई दे सकती है, जो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में दिखाई दे सकती है। अगर ये सफल होता है तो आने वाले समय में देश में मोबिलिटी के क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज करके 2023 में एक नई योजना हमने लॉन्च की थी, जिसके तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को हेरिटेज और हिल रूट्स पर चलाने की प्लानिंग बनाई गई थी। तो चूंकि हिल रूट्स और जो हेरिटेज रूट्स हैं वो काफी संवेदनशील क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि हानिकारक हो सकती है, और इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चलाई जाएगी। हर एक ट्रेन की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होने का यहाँ पर अंदाजा है। तो 35 ऐसे जो है ट्रेन का चयन किया गया है, रूट्स का चयन किया गया है, जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज करके और चलाई जा सकती है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज अगर पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे से संबंधित है। तो अगर कहीं आपको पूछ लिया और ऑप्शन दे दिया और आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर हमारा आंसर भी वहां पर गलत होने की संभावनाएं बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मणिपुर में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बेसिकली आपातकाल का ही एक रूप है। आर्टिकल 356 के माध्यम से जब कभी राज्यों के अंदर स्थिति बिगड़ती है या संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई देती है, तो केंद्र अपने हाथ में शासन को ले सकती है। राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल को वहां पर प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और जो चुनी हुई सरकार है उसको वहां पर गिरा दिया जाता है या फिर वो कुछ समय के लिए लंबित हो जाती है। तो यही यहाँ पर हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में जो है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, जब मैतई और कुकी जो दो प्रमुख समुदाय हैं उनमें आरक्षण को लेकर के और झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, ठीक है, और इसी वजह से राज्य में हिंसा भी हुई। 11वीं बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 13 फरवरी 2025 को। सर्वाधिक अगर बात करें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए तो वो आपका मणिपुर ही है। आपको ये याद रखना है, मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, जबकि पूरे देश में 134 बार अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन के लिए जो न्यूनतम अवधि है वो 6 माह होती है, ठीक है। हालांकि इसको अधिकतम आप 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसमें भी एक प्रावधान है कि 1 साल से ज्यादा तभी बढ़ाएंगे जब आपके जो है ये निर्धारित हो जाए कि हमारी जो निर्वाचन आयोग है वो किसी भी रूप में निर्वाचन कराने में सक्षम नहीं है वहां पर, तभी आप 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हो। वैसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है और संसद की जो दोनों सदन है उनकी मंजूरी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी यहाँ पर इसमें जरूरी होती है। तो आमतौर पर 6 महीने के लिए, लेकिन 3 साल तक अधिकतम इसको बढ़ाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य तंत्र पर सीधा नियंत्रण कर सकती है। 356 से पहले ही 355 भी है। 355 कहता है कि केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि राज्य में संवैधानिक रूप से सरकार को चलाया जाए। तो केंद्र की जिम्मेदारी जो कि 355 में दी गई है, और अगर वैसा नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में फिर 356 का प्रयोग कर सकती है कौन? हमारी केंद्र सरकार। एक और आधार है जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 365। तो 356 लागू करने का एक और आधार क्या है? अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों की अवहेलना करे तो वह शासन की विफलता की घोषणा कर सकती है। तो पहला तो क्या हुआ? 355 कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र को संवैधानिक नीति नियमों के अनुसार जो चलाने की और जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो केंद्र की है। अगर वो नहीं चल रहा है तो 356 में आप लगा सकते हो। दूसरा, केंद्र ने कोई निर्देश दिया और उनकी अवहेलना की राज्य ने, तो उस परिस्थिति में 365 का प्रयोग करते हुए 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दो प्रावधान, एक तो अनुच्छेद 356 जो सीधा सीधा प्रशासन संभालने का अधिकार देता है, ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद 365 जो निर्देशों की अवहेलना करने पर 356 की ओर देखता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना भी आवश्यक यहाँ पर होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक के विस्तार हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल या फिर चुनाव आयोग से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। मैंने बताया ना आपको, 1 साल से ज्यादा करना है तो या तो चुनाव आयोग कह दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, या फिर अगर पूरे देश में कहीं राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तो उस स्थिति में फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये दो ही स्थितियां हैं जिनमें आप इसको
कंटिन्यू रख सकते हो, नहीं तो 1 साल बाद में आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। इस दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है और मुख्य सचिव या केंद्र द्वारा नियुक्त सलाहकार उसकी सहायता भी यहाँ पर करते हैं। कुछ आयोग हमारे बने हैं, जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर के इन्होंने हमेशा कहा है कि जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए, वैलिड रीजन होने चाहिए और इसको राजनीतिक हथियार के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के पद को लेकर के भी इन्होंने बहुत सी चीजें कही है। इसके अलावा एसआर बोम्मई करके वर्ष 1994 का हमारा एक फैसला भी कोर्ट का आया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जब कहीं कोई औचित्य नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक तंत्र के खिलाफ है और इसमें सुधार करने की भी आवश्यकता यहाँ पर दर्शाई गई थी और कहा गया था कि विवेकपूर्ण और तर्क संगत इस्तेमाल राष्ट्रपति को किया जाना है। किसका? अनुच्छेद 356 का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रपति शासन के बारे में। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों, लगातार हथियारों के क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे ड्रोन के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। तो भारत के जो BH तापस जैसे ड्रोन हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल का लॉन्च करना अब संभव हो पाएगा, जिससे कि बॉर्डर एरिया में बिना मैन पावर के हम आसानी से जो अंतरिक्ष है वहां से सतह की ओर लॉन्च करके हमारे खास करके दुश्मनों के टैंक और बाकी छिपे हुए ठिकाने उनको नष्ट कर सकते हैं। चलिए तो इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, क्या नाम है, कहाँ इसको टेस्ट किया है। तो आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल है वहां पर हमारे नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। इस प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का नाम है यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ULPGM वर्जन 3, मतलब तीसरा वर्जन है, तो वर्जन 2 का एडवांस वर्जन है। 4 किलोमीटर तक ये दिन में, ठीक है, और लगभग 2.5 किलोमीटर तक रात में अटैक करने में सक्षम है। ठीक है, ये किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है और एक बार लॉन्च करने के बाद इसको टारगेट को बदला भी जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसी टारगेट पे हिट करेगी, वो चाहे तो मैन्यूवर करते हुए अपने आप को चेंज भी कर सकती है। इसे प्राइवेट सेक्टर में अडानी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है उन दोनों ने मिलकर बनाया है, जबकि डेवलपमेंट की जिम्मेदारी DRDO के पास में यहाँ पर वर्तमान में है। ठीक है, तो ये ULPGM भी आप अपने नोट कर लीजिए नोट्स में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इन 6 महीनों में जो जो टेस्ट हुए उनको एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। V-SHORTS का जो है हमने यहाँ पर परीक्षण किया। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट 1 फरवरी 2025 को हुआ था चांदीपुर में। ठीक है, तो यूएवी विरोधी लक्ष्य पर सटीक प्रभाव से ये निशाना लगाती हैं। तो एक तरह से हमारे इनकमिंग कोई भी जो थ्रेट्स हैं उनको मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इस मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये भी क्या होगी? एक तरह की मिसाइल होगी जो कि बाहर से आने वाले खतरों को या विमानों को रोकने का काम करेगी। तो 3 से 4 अप्रैल 2025 को हमने इसका परीक्षण किया, कहां पर? ओडिशा में, और इंटरसेप्शन किया और नष्ट किया हमारे जो भी इनकमिंग थ्रेट्स थे उनको। 2 हो गए। इसके बाद में 2 और परीक्षण हुए, जिसमें से एक तो अभी हमारा जुलाई में हुआ। BVRAM मैंने बताया था, अस्त्र BVRAM, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल थी, जिसको हमने सुखोई जो हमारा प्लेन है 29 उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया था, सुखोई 30 MKI से हमने यहाँ पर लॉन्च इसको किया था और इसके माध्यम से स्वदेशी RF जो सीकर हमारा इसमें लगा हुआ था उसका भी हमने टेस्टिंग किया था। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और मेक 8 मतलब ध्वनि की स्पीड से 8 गुना तक की गति वाली इस मिसाइल को भी हमने अभी 14 से 16 जुलाई के बीच में ही टेस्ट किया है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इस साल के टेस्ट हो गए। तो कम से कम इस साल के टेस्ट तो उन सभी बच्चों को पता होने चाहिए जो SI की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसमें जो है एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि RS की अभी नोटिफिकेशन आने में समय है, लेकिन जो SI का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सरकार प्रशासन और समाज में नैतिकता के लिए लगातार प्रयास करती है। हालांकि समाज चूंकि पार्श्विक प्रवृत्ति मनुष्य की है तो वो अधमता की ओर गिरता ही है अपनी इच्छाओं के लिए, और इसीलिए बहुत से ऐसे नए नए चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए जो केवल मात्र जो है
अश्लील कंटेंट पर आधारित है और ये समाज के नैतिक पतन के लिए भी जिम्मेदार है। इसीलिए सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए 25 से ज्यादा ऐसी एप्स को और ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, जिसमें उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे जो है प्लेटफॉर्म सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको नैतिक रूप से गिराने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर रोकना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने उस और कदम बढ़ाए हैं जहां बहुत पहले ही प्रयास किए जाने की जरूरत थी। तो आईटी अधिनियम हमारा है, आपके सिलेबस में है पेपर थर्ड में। ठीक है, आर एस मेंस के पेपर थर्ड में भी आपके सिलेबस में आईटी अधिनियम है। और आईटी एक्ट क्या कहता है हमारा? हमारा आईटी एक्ट कहता है कि ऑनलाइन जो माध्यम है उनमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अश्लील कंटेंट का प्रयोग करता है तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। अभी मैं सारा बताऊंगा किस धारा के अंतर्गत क्या कुछ किया जाता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं? जैसे कि एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, इनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, तीन ही है बेसिकली, वी हो गया और आपका बीएसएनएल हो गया। तो इन्होंने 25 ऐप्स को बैन किया। इससे पहले 18 ऐप्स पिछले साल भी सरकार ने बैन की थी, मार्च 2024 में। अब अल्ट, उल्लू और देसी फ्लिक्स जैसे जो फेमस प्लेटफॉर्म है उनको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी पिछले साल सरकार ने ब्लॉक किया था। दरअसल सरकार 2021 में एक एक्ट जो है रूल लेकर आई थी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। आईटी एक्ट 2000 में पास हुआ। आईटी एक्ट कब पास हुआ? सन 2000 में। और उसी पर अब नए अपडेटेड जो रूल्स बने वो कब के बने? 2021 पे। आपको समझिए, अधिनियम जो होते हैं ना वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनते हैं। तो संविधान के किसी प्रावधान के अनुरूप अधिनियम बनता है और उस अधिनियम को विस्तार से लागू करने के लिए फिर नियम बनते हैं और नियमों पर ही बनते हैं फिर आपके एक किसी ना किसी विशेष बॉडी से जुड़े हुए उपनियम। ठीक है, तो ये आपका एक क्रम है। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद देखा जाता है, उसके ऊपर आधारित एक अधिनियम होता है, अधिनियम को विस्तार से देखने के लिए नियम बनाए जाते हैं और नियमों पर फिर उपनियम बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। तो कोई भी जो नियम होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं इस नियम की, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये किस पे बेस्ड है? आईटी एक्ट 2000 के आधार पे। तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ठीक है, और उस पर बेस्ड होंगे ये रूल्स। इनको 6 अप्रैल 2023 को अपडेट किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे बैन किया। तो सबसे पहले तो आईटी एक्ट की धारा 67 क्या बोलती है? इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित करना या फैलाना कानूनी अपराध है। इस रूल का सहारा यहाँ पर लिया गया। ठीक है, अनुच्छेद का, धारा का। आईटी एक्ट 2000 धारा 67A, इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना भी गैर कानूनी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई भी कंटेंट को पोस्ट करता है किसी को डिफेम करने के लिए भी या फिर एआई का इस्तेमाल करके भी, तो ऐसे में उसको गैर कानूनी माना जा सकता है। इसमें सजा के प्रावधान है। बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 294 कहती है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आप अश्लील हरकत करते हैं या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दंडनीय अपराध है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता है, कई महिलाओं के सामने टीजिंग करते हैं या गलत तरीके के इशारे करते हैं, धारा 294 के अंतर्गत धरा जा सकता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, बचना चाहिए। महिलाओं के अश्लील निषेध एक्ट 1986, इसकी धारा 4 कहती है कि किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना, ये भी एक तरह के कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। तो किसी भी रूप में महिलाओं के प्रति अश्लीलता को आप फैला नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो है एक महत्वपूर्ण अभ्यास सेबर एक्सरसाइज 2025 जो कि आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भाग लेने के लिए हमारे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ पहुंचे हैं। भारत पहली बार इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है और इसमें भाग लेकर के भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाली एक्सरसाइजेस का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी बन गया है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। तो भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑस्ट्रिया के नेतृत्व वाले तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025 में भाग लेने पहुंच गए हैं। ये 11वां संस्करण है और हर 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है। वैसे ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में पहले। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन 2 देशों के बीच में इसको शुरुआत में आयोजित किया जाता था, उसके बाद में अब ये बहुपक्षीय बन चुका है। और इस वाले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी 19 देशों के 35,000 से भी ज्यादा सैन्यकर्मी सम्मिलित हो रहे हैं।
इसके अलावा इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप पर। ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। मैं इस खबर को क्यों ले रहा हूँ? एक कारण तो ये हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि तालिस्मान सेबर अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है। दूसरा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है। दो तीन चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, उनमें अंतर समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं। एक है COSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये एक कमेटी है जो सबसे बड़ी बॉडी है हमारी सेना में, ठीक है। और एक हमारे पास है IDS अर्थात इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करने वाली बॉडी के रूप में देखा जाता है। IDS क्या है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये पहले से अवधारणा थी और जो तीनों सेना है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। वायुसेना, हमारी जल सेना और थल सेना, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन कौन करती थी? IDS, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का जो प्रमुख है, इसका प्रमुख कौन होता है? एक 3 स्टार जनरल। कौन होता है? 3 स्टार जनरल, जो बेसिकली ज्यादातर नौसेना से ही वायुसेना से चुना जाता है। और वर्तमान में आशुतोष दीक्षित जो है वो हमारे इस IDS के प्रमुख हैं और यही गए हैं इस अभ्यास में भाग लेने, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया IDS के बारे में। दूसरा जो मैंने बताया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इस कमेटी के मुखिया कौन होते हैं? हमारे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या हो गए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक 4 स्टार जनरल है। कौन है? 4 स्टार जनरल है और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। हमारी सेना के सर्वोच्च मुखिया कौन है? आपके ये अनिल चौहान। तो अनिल चौहान इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, जिसके अंतर्गत केवल और केवल तीनों सेनाएं नहीं आती, तीनों सेनाएं भी आती है। उसके अलावा IDS के प्रमुख भी आते हैं इसी में। इसके अलावा वित्त मंत्रालय आता है, इसके अलावा हमारा रक्षा मंत्रालय आता है, ठीक है, विदेश मंत्रालय आता है। ये सारे मंत्रालयों की मिलकर के कमेटी बनती है और उसके मुखिया होते हैं हमारे CDS। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मुखिया है। और इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ की जो चीफ के रूप में काम करते हैं, जो जनरली हमारी वायुसेना से होते हैं, 3 स्टार जनरल, वो IDS के मुखिया होते हैं। ये IDS इसी COSC का ही एक भाग है, ठीक है। ये इसमें बैठती है और अकेली वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने पूरा यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आप डिटेल में इसको यहाँ से भी देख सकते हो। मैंने समझाने की पूरी कोशिश आपको कर दी है। दोस्तों जो चित्र देख रहे हैं वो दरअसल आपके चोला घाटी का है, ठीक है, जहां पर आधारित एक घटनाक्रम पर हमारे यहाँ एक मूवी भी बनी थी, पलटन। तो हमारे ऐसे स्थान जो ऐतिहासिक रूप से, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन किया है, उनको अब भारतीय सरकार जो है खोल रही है पर्यटन के लिए। अर्थात इन क्षेत्रों में लोगों को पहुंचा करके उन्हें भारतीय सेना के बारे में बताते हुए उनमें देशभक्ति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। और इसीलिए पहल की शुरुआत की जा रही है सिक्किम से। केंद्र सरकार की नई पहल है भारत रणभूमि दर्शन। इसके तहत सिक्किम का पर्यटन विभाग डोकलाम रणनीतिक क्षेत्र को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा नाथुला दर्रा और चोला को भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। डोकलाम वही जगह है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा एक जिसे कह सकते हैं भू राजनीतिक केंद्र के रूप में यहाँ पर डेवलप हो गया। इसी तरह आपने सुना होगा तो हमारे लद्दाख क्षेत्र में गलवा घाटी में भी इस तरह की घटना हमको देखने को मिली थी 2019 में, जब कोरोना का समय था। तो वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे कुल मिलाकर के 77 स्थान है देश भर के, जिनका चयन करके वहां पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, चाहे वो गलवान हो, सियाचिन हो, नाथुला दर्रा हो, चोला हो, डोकलाम हो। तो 3 तो आपके सिक्किम की सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत डोकलाम से की जा रही है, ठीक है। तो डोकलाम कहां पर है? बेसिकली डोकलाम भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर जो हमारा नाथुला दर्रा है उसके पास में स्थित एक स्थान है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं जो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों एक तरह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरे विश्व में आता है, उसमें भारत अब तेजी से प्रगति करते हुए और चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत वर्तमान में केवल चीन,
यूएस और जर्मनी से पीछे रहा है और उसने रशिया और जापान जैसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को पीछे धकेलते हुए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। तो डेटा आपको दिखा रहा है कि चाइना जहां पर 6,836 बिलियन यूएस डॉलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहीं पर यूएस 5,000 के करीब बिलियन यूएस डॉलर, जर्मनी 1,204 और इंडिया लगभग 1,000 बिलियन यूएस डॉलर के करीब पहुंचने में यहाँ पर आ गया। हालांकि चीन की तुलना में अगर देखें तो हम छठा हिस्सा ही हमारा है, 15 से 17% ही हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है। रशिया, यूके, मैक्सिको, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र भारत से काफी पीछे रह गए हैं। अब इसका महत्व क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो 2024 में वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में हम कौन से स्थान पर आ गए हैं? चौथे स्थान पर। 2014 में हम 9वें स्थान पर थे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने लगभग 2.5 गुना की प्रगति, यहाँ पर 2.5 से 3 गुना की प्रगति हमने की है। क्यों कर पाए? क्योंकि एक तो हमने उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना, जिसको हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम पीएलआई बोलते हैं, 2019 में हमने शुरू की थी पीएलआई योजना, और बहुत से सेक्टर्स में 14 सेक्टर्स के साथ इसको शुरू किया था और अब 22 सेक्टर्स में ये लागू है। और इसके माध्यम से हमने जो उत्पादन है उस पर आधारित प्रोत्साहन हमारे व्यापारियों को दिया था। तो हर एक उत्पादन पर उनको अग्रिम प्रोत्साहन इसमें दिया जाता था। व्यापार में हमने सुगमता की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसमें भी हमारी रैंकिंग सुधरी और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। ये सारा करने की वजह से आज जो सप्लाई चेन है उसमें हम एक बेटर प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं। ऑटोमोटिव हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, स्टील हो, स्टील में आज हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में बन चुके हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है और भारत का निर्यात भी यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। आरएस जंक्शन पर आप सभी के लिए मेरा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका फायदा आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के उठा सकते हैं, वहां से आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारी ऐप पर जाएं, ऐप पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है जहां से आप डेली रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 साल के इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, और भी बाकी बहुत सी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। आरएस में सेलेक्टेड टीचर्स के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया भी जाता है, तो आप उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।